हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अमेरिका की क्रांति के बारे में। और इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किए हैं उन वीडियोज़ में हमने अमेरिका की क्रांति के प्रारंभिक चरण को पढ़ा था, उसके कारणों को पढ़ा था और यूएसए और अमेरिका और फ्रांस इनके बीच जो संघर्ष हुआ उसको पढ़ा था और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो सप्तवर्षीय संघर्ष हुआ उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा उन कारणों के बारे में अध्ययन किया जो कि इस क्रांति की मुख्य वजह बने। आज हम 1800 जो अमेरिका की जो क्रांति होती है, अमेरिका की क्रांति की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बड़ी ही अच्छे ढंग से इस बारे में चर्चा करेंगे, तो आप उन घटनाओं के बारे में अच्छे से इन घटनाओं को सुनिए और इन घटनाओं से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को आप निकालने का प्रयास कीजिए, उन क्वेश्चनों को आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से इस अमेरिका के इतिहास को बोर्ड पर उतारूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है इस लेक्चर के बाद आपका अमेरिका की क्रांति के बारे में और इसकी जो घटनाएं हैं उनके बारे में कोई भ्रम जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अमेरिका की क्रांति। और आज हम इसमें पढ़ेंगे अमेरिका की क्रांति की घटनाएं, अमेरिका की क्रांति की घटनाएं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अमेरिका की क्रांति की घटनाएं। अब अमेरिका की क्रांति की घटनाएं कौन कौन सी थी, कैसे अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में संघर्ष जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इनके मध्य जो संघर्ष है वो मैंने कल आपको बताया था कि अमेरिका के द्वारा क्या कर दी जाती है, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है। किसकी घोषणा? स्वतंत्रता की घोषणा। ठीक है, किसकी घोषणा कर दी गई? स्वतंत्रता की घोषणा जो है वो कर दी गई। अब 4 जुलाई 1776 को इन्होंने एक स्वतंत्रता घोषणा पत्र जो है वो लागू किया था और इसी दिन से इन्होंने इसको क्या मान लिया कि हम तो क्या है इसी के आधार पर अब काम करेंगे और इसी के लिए काम करेंगे। तो 4 जुलाई का वो दिन था, 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। अब इंग्लैंड कभी भी नहीं चाहता था कि इसको स्वतंत्रता दे दी जाए, इसलिए वो क्या करता है, अपनी सेनाएं जो है वो अमेरिका के इस अभियान को, इस आंदोलन को कुचलने के लिए उतार देता है। उसने 20,000 की सेना जर्मन से क्या ली थी, किराए पर ली थी, पैसों में ली थी। ठीक है, तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका आंदोलन को शुरू कर देता है, शुरू कर देता है और जो इंग्लैंड है वो इसको दबाने के लिए 20,000 जर्मन सैनिक जो है वो उधार लेता है। किससे? जर्मनी से। इंग्लैंड ने, किसने? इंग्लैंड ने 20,000, कितने? 20,000 जर्मन सैनिक बुलाकर, 20,000 जर्मन सैनिक बुलाकर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया, अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। अब इन्होंने 20,000 जर्मन सैनिक जो हैं वो बुलाए और उनको बुला के अमेरिका में उतार दिया। लेकिन ब्रिटेन के लिए ये करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति थी
वो अमेरिका से 3000 मील की क्या थी, दूरी पर थी। अमेरिका से 3000 मील की दूरी से उसको कंट्रोल करना इतना आसान जो है वो नहीं होने वाला था। अब इस संघर्ष की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। इसमें एक तरफ इंग्लैंड के सैनिक खड़े हुए थे और इसमें दूसरी तरफ अमेरिका की जो उपनिवेश बस्तियों के जो लोग थे वो खड़े हुए थे। इसमें भाग लेने वाले जो मुख्य लोग थे यूएसए की ओर से, जो मुख्य जो देशभक्त थे, उनमें जो नाम आता है वो नाम आता है सैमुअल एडम्स, पैट्रिक हेनरी और टॉमस पेन। सैमुअल एडम्स, पैट्रिक हेनरी जैसे नाम आते हैं, ठीक है। आप वाशिंगटन का नाम तो भूलना ही नहीं है, वो तो है ही, ठीक है। अब सैमुअल एडम्स और पैट्रिक हेनरी जैसे जो नाम है वो इस समय युद्ध कार्यों में जो बढ़ावा दे रहे थे। अब इसमें यह बात थी कि यहां पर एक प्रकार का विभाजन जो है वो और था कि जो अमीर लोग थे वो किसको सपोर्ट कर रहे थे, वो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे भारत के अंदर जो व्यापारी वर्ग था वो किसको सपोर्ट कर रहा था, वो अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहा था। यही स्थिति जो है वो यहां पर थी। यहां पर जो अमीर वर्ग था वह इंग्लैंड को समर्थन कर रहा था, इंग्लैंड को समर्थन दे रहा था। किसको समर्थन दे रहा था, वो अपना समर्थन जो है वो इंग्लैंड को दे रहा था। अब लेकिन जो आदिवासी वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, जो अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए जो लोग प्रयास कर रहे थे, वो लोग बिल्कुल भी ठंडे नहीं पड़ते और उन्होंने इसको अपनी प्रतिष्ठा का क्या बना लिया, सवाल बना लिया, ठीक है। अब निश्चित है इनके मध्य में क्या होंगी, अब लड़ाइयाँ होंगी, इनके मध्य में क्या होंगे, अब संघर्ष होंगे और उन संघर्षों की क्या होगी, शुरुआत होगी। तो इनकी जो लड़ाइयाँ हैं वो क्या हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं लड़ाइयाँ। अब इस लड़ाइयों में कौन सी लड़ाइयाँ पढ़ेंगे हम, तो मुख्य लड़ाइयाँ, ठीक है। कौन सी लड़ाइयाँ पढ़ेंगे, इसमें हम मुख्य जो लड़ाइयाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो संघर्ष की शुरुआत होती है और इधर से जो जिम्मेदारी है वो कौन निभाता है, तो इधर से जो जिम्मेदारी है वो निभाता है वाशिंगटन, ठीक है। कौन निभाता है, वाशिंगटन निभाता है। और अंग्रेजों की ओर से, ठीक है, यूएसए की ओर से जो जिम्मेदारी निभा रहा था वो वाशिंगटन, और इंग्लैंड की ओर से, जनरल हो, क्या नाम था इनका, जनरल हो। तो इनके पास क्या थी, कमान थी। यूएसए की ओर से वाशिंगटन थे और इंग्लैंड की ओर से जनरल हो जो है वो क्या है, कमान संभाले हुए थे। अब इन्होंने इस संघर्ष को राष्ट्रीय संघर्ष में क्या कर दिया, तब्दील कर दिया और वॉशिंगटन ने इनको खदेड़ दिया। कहां से, बोस्टन से। जो बोस्टन है, इस बोस्टन से इनको क्या किया, अंग्रेजों की जो सेना थी यानी कि इंग्लैंड की जो सेना थी उसको खदेड़ दिया और इसके जनरल जो हो थे इनको भी यहां से खदेड़ दिया, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं।
अब आगे देखिए, जब इन्होंने इनको खदेड़ दिया तो इन्होंने खदेड़ दिया, उसके बाद 1776 के अंतिम दिनों में वॉशिंगटन ने, इनका जो सेनापति था वॉशिंगटन ने अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय दिया, अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय दिया, युद्ध कौशल का परिचय दिया। ठीक है, क्या दिया? अद्भुत युद्ध कौशल जो है उसका परिचय दिया। और इस जो इतने फेमस हो गए उस समय, वॉशिंगटन जो है इनके नेतृत्व को सहारा जाने लगा। ठीक है, क्या जाने लगा? सहारा जाने लगा। और इन्होंने ट्रेंटन के युद्ध में, किस युद्ध में? इन्होंने ट्रेंटन के युद्ध में अंग्रेजों को परास्त किया, अंग्रेजों को परास्त किया। ठीक है, किसको परास्त किया था? तो इन्होंने ट्रेंटन के युद्ध में अंग्रेजों को परास्त किया था। किसको परास्त किया था? अंग्रेजों को परास्त किया था। इतना आपको ध्यान रखना है। जब इन्होंने ट्रेंटन के युद्ध में अंग्रेजों को परास्त कर दिया तो जनरल होजो है वो न्यूयॉर्क के रास्ते, कब? न्यूयॉर्क के रास्ते 1777 में कहां जाकर पहुंच जाता है? फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया आ जाता है। कहां से आया था? न्यूयॉर्क के रास्ते, किसके रास्ते? न्यूयॉर्क के रास्ते ये जो है वो फिलाडेल्फिया आ जाता है। कब आ जाता है? 1777 में। ठीक है, और इन्होंने इस क्षेत्र पर क्या कर लिया? इन्होंने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इन्होंने सोचा कि अब इन क्षेत्रों को स्थायी रूप से इंग्लैंड में क्या कर लिया जाएगा? शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ करना इतना सामान्य है वो नहीं दिया गया। अब 1777 में ही हुआ क्या था? एक और जगह लड़ाई होती है। किस जगह लड़ाई होती है? तो उस जगह का नाम था साराटोगा। उस जगह का नाम क्या था? 1777 के अंतिम दिनों में साराटोगा नामक स्थान पर लड़ाई होती है, जहां पर अंग्रेजों की क्या होती है? हार होती है। तो साराटोगा नामक स्थान पर अंग्रेजों की, जब भी मैं अंग्रेजों का, जो दोनों तरफ अंग्रेज थे, अमेरिका के और उधर इंग्लैंड के, तो अंग्रेजों की यानी कि इंग्लैंड की हार हुई। इंग्लैंड की क्या होती है? इंग्लैंड की हार होती है। कब होती है? 1777 के साराटोगा युद्ध में। इसके बाद इन्होंने एक नया प्लान बनाया कि जो अल्बानी स्थान है, कौन सा स्थान है? अल्बानी जो स्थान है, इस स्थान पर जो तीनों सेनाएं इनकी उस समय यूएसए में थी, वहां इनको पहुंचना था। कौन सा? अल्बानी स्थान। अब ये अल्बानी जो स्थान है वो कहां पड़ता है? ये पड़ता है हडसन की पहाड़ी, हडसन की नदी के किनारे। ठीक है, हडसन की नदी के किनारे। तो ये सोचा गया था कि जो तीन सेनाएं हैं वो न्यूयॉर्क पर एक साथ क्या करेंगी? आक्रमण करेंगी, और तीनों के तीनों दिशाओं से क्या करेंगी? आक्रमण करेंगी। लेकिन इनका ये प्लान भी क्या होता है? फेल मार जाता है। क्यों फेल मार जाता है? क्योंकि इनकी जो एक सेना थी उसे किसानों ने रास्ते में ही दबोच लिया, और दूसरी जो सेना है वो उस कारण पहुंच नहीं पाई, और तीसरी सेना है वो अकेले वहां पर पहुंच गई थी, जिसे वहां के स्थानीय लोगों ने घेर लिया था। इस कारण इनका जो ये प्लान था अल्बानी स्थान पर हडसन नदी के किनारे, ये जो इनका प्लान था वो बुरी तरह से क्या होता है? फेल होता है। और जब ये प्लान बुरी तरह से फेल होता है तो इंग्लैंड की बहुत बड़ी जो किरकिरी उस समय होती है। ठीक है, तो 17 अक्टूबर, कब की बात कर रहा हूं मैं? 17 अक्टूबर 1777 को, 17 अक्टूबर 1777 को इनके एक सेनापति थे, क्या नाम था? आर्नल्ड। ठीक है, आर्नल्ड ने आत्मसमर्पण कर दिया।
आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो आर्नल्ड जो था इसने क्या कर दिया था, इसने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जैसे ही उसने आत्मसमर्पण किया तो यूएसए के जो सैनिक थे इनका जो आत्मविश्वास है वो और बढ़ जाता है और ये दुगनी एनर्जी के साथ युद्ध मैदान में शामिल होने लगते हैं। तो 17 अक्टूबर 1777 को आर्नल्ड के द्वारा क्या कर दिया गया, आत्मसमर्पण कर दिया गया और इस आत्मसमर्पण से इनकी जो प्रतिष्ठा है वो क्या हो गई, धूमिल हो गई। और इस आत्मसमर्पण के बाद ही फ्रांस और स्पेन जैसे देश हैं वो अमेरिका को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, किसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो लिखना है फ्रांस और स्पेन ने खुले तौर पर अमेरिका की मदद करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, फ्रांस और स्पेन ने खुले तौर पर अमेरिका की मदद करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब इसके द्वारा खुले तौर पर इसकी मदद करना शुरू कर दिया जाता है तो फ्रांस के द्वारा इंग्लैंड के जो समुद्र के अंदर जहाज थे उनको रोकने के लिए अपनी समुद्री जो सेना है वो किसको दे दी थी, वो अमेरिका को दे दी। अब विश्व में इंग्लैंड के बाद जो सबसे अच्छी जो समुद्री सेना मानी जाती थी उस समय वो फ्रांस की मानी जाती थी। इसलिए फ्रांस की सेना ने इंग्लैंड के, यानी कि ये मान लीजिए इंग्लैंड है और यहाँ से 3000 मील की दूरी पर अमेरिका है, तो फ्रांस के जो जहाज थे इन इंग्लैंड के जहाज़ों को रास्ते में ही दबोच लेते थे, उनको नष्ट कर देते थे। ठीक है, इससे जो उनको सहायक सामग्री मिलने वाली थी वो मिलना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जब बिल्कुल बैक फुट पर आ जाते हैं, इसके बाद जब जो इंग्लैंड है वो बिल्कुल बैक फुट पर आ जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, एक संधि करता है। कौन सी संधि करता है, पेरिस की संधि। कौन सी संधि की गई, तो पेरिस की संधि जो है वो की गई थी। ठीक है, तो इस संधि को 3 दिसंबर 1783 को, कब, 3 दिसंबर 1783 को पेरिस की संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड ने, यूएसए ने, फ्रांस ने और स्पेन ने। ठीक है, तो इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, अरे 2 बार लिख दिया, स्पेन लिखना है यहाँ पर। ठीक है, स्पेन, तो इंग्लैंड, यूएसए, फ्रांस और स्पेन के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इंग्लैंड ने इस संधि के तहत अमेरिका के जो उपनिवेशी जो बस्तियां थी उनको, उनकी स्वतंत्रता को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो पेरिस की संधि को भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो ये संधि 3 दिसंबर 1783 को किस में आ जाती है, अस्तित्व में आ जाती है। और इस संधि के अस्तित्व में आने के साथ ही, यूएसए को अब इंग्लैंड के द्वारा क्या दे दी गई, मान्यता दे दी जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पेरिस की संधि 3 दिसंबर 1783 इंग्लैंड, यूएसए, फ्रांस और स्पेन के मध्य में होती है। किसके मध्य में होती है, इंग्लैंड, यूएसए, फ्रांस और स्पेन के मध्य में होती है। आगे चलते हैं। अब इस प्रकार इस संधि के बाद अमेरिका की जीत जो है वो मान ली जाती है। अब पेरिस की संधि हो गई, यूएसए के उपनिवेश क्षेत्रों को मान्यता प्राप्त हो जाती है इंग्लैंड की ओर से, और अमेरिका के जो क्षेत्र थे वो उन्हें वापस सौंप दिए जाते हैं। लेकिन मैं अब बात करूंगा उन टॉपिकों पर कि इंग्लैंड की जो हार है वो क्यों हुई, क्या कारण रहे ऐसे, उन हार के कारणों पर मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। ठीक है, देखिए इन हार के कारणों में, यानी कि अमेरिकी क्रांति की घटनाएं पड़ी, अब हम इसको मिटा करके यहां पर डाल देंगे इंग्लैंड की हार के कारण। किसकी हार के कारण,
इंग्लैंड की हार के कारण, ठीक है, किसकी हार के कारणों की बात कर रहा हूं मैं इंग्लैंड के हार की कारणों की बात कर रहा हूं। इसमें जो सबसे पहला कारण माना जाता है वो माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इंग्लैंड की अमेरिका से दूरी, इंग्लैंड की अमेरिका से दूरी, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि जो इंग्लैंड और अमेरिका की जो मध्य की दूरी है वो कितनी थी, वो 3000 मील की थी, ठीक है। अब इतनी दूरी से कोई भी कैसे सामान जो है वो उन क्षेत्रों तक पहुंचा सकता था, ये सोचने वाली बात है कि अमेरिका में युद्ध चल रहा है और सहायक सामग्री जो है वो कहां से आ रही है, इंग्लैंड से आ रही है, तो ये 3000 मील की दूरी पर जो सामान उपलब्ध करवाना था वो इतना आसान था नहीं। इसीलिए अमेरिका की जो जनता है वो अमेरिका के सैनिकों को सपोर्ट कर रही थी, वहीं दूसरी ओर इसका जो सज्जो सामान है वो 3000 मील की दूरी से आ रहा था, जिसे पहुंचने में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। जो दूसरा कारण माना जाता है जातीय समानता। दूसरा जो कारण माना जाता है वो दूसरा कारण माना जाता है जातीय समानता। जातीय समानता से क्या मतलब है, जातीय समानता से मतलब है कि इधर भी अंग्रेज लड़ रहे थे और उधर दूसरी तरफ भी क्यों लड़ रहे थे, अंग्रेज लड़ रहे थे, इसलिए दोनों के अंदर जातीय समानता थी, दोनों एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते थे। और ये लोग कहाँ से आए थे, पहले इंग्लैंड से आए थे, इसलिए इंग्लैंड की सेना जो थी, ये जो सैनिक थे वो इनको अपना शत्रु नहीं मानते थे, ठीक है, वो इतना मानते थे कि हम आदेश के हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारा इंग्लैंड के लोगों से कोई परस्पर दुश्मनी जो है वो नहीं है। इसलिए भी सैनिकों ने उनके प्रति अपनी क्या रखी, सहानुभूति रखी, और बहुत सारे अधिकारी थे जिनकी जो सहानुभूति है वो अमेरिका के अंग्रेजों के क्या थी, साथ थी। तीसरा जो कारण माना गया है वो माना गया है उपनिवेशों का सहयोग। उपनिवेशों का सहयोग। अब इस उपनिवेशों के सहयोग का मतलब क्या है, इस उपनिवेश के सहयोग का मतलब यह है कि जो उपनिवेशिक बस्तियां उस समय वहां बसाई गई थी वो अपने सैनिकों को सपोर्ट कर रही थी, वो स्थानीय स्तर पर जो है वो मदद उपलब्ध करवा रही थी, वो किसी भी प्रकार की जानकारी जो है वो बाहर की सेना जो आई हुई थी, ब्रिटेन की सेना, उसको नहीं देते थे। इस कारण उपनिवेश जो है वो प्रत्येक प्रकार का खर्चा इनका वहन कर रहे थे और वो दूसरी जो सेना थी उसे गुमराह कर रहे थे, उसके सामने विद्रोह कर रहे थे, उसके सामने परेशानी जो है वो खड़े कर रहे थे। इसलिए बोला गया है उपनिवेशों का सहयोग भी क्या था, वो स्थानीय जो यूएसए की सेना थी उसको प्राप्त था, इस कारण ये हार जाते हैं। इस कारण जो अगला कारण माना जाता है चौथा, वो है जॉर्ज थर्ड, यानी कि जॉर्ज तृतीय। किसको माना जाता है, जॉर्ज तृतीय को माना जाता है। जॉर्ज तृतीय को क्यों माना जाता है कि जॉर्ज तृतीय जो था वो उस समय शासक था। अब इसने उसका एक तो इसका अपने जो अन्य जो मंत्री थे उनके प्रति इसका विश्वास कम था, जो काम उन मंत्रियों को करना चाहिए था उनके कार्यों में दखलंदाजी देता था। इसके अलावा इसने अपने प्रधानमंत्री और अन्य शासकों के प्रति विश्वास हासिल नहीं किया, उनसे सलाह मशवरा नहीं किया, उसने वास्तविक स्थिति को नहीं जाना। इसलिए इसके शासन से बहुत सारे लोग क्या थे, नाराज थे और वो चाहते थे कि इंग्लैंड जो है ये युद्ध हार जाए, और हार जाएगी तो ये जॉर्ज थर्ड की जो सत्ता है वो चली जाएगी। इसलिए जॉर्ज तृतीय को भी इसका क्या माना गया, मुख्य जो है कारण माना गया जीत हार का। इसके अलावा इसमें जो वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन की सुयोग्य सैनिक पद्धति, ठीक है, तो अमेरिका का जो नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था, सेना का नेतृत्व वॉशिंगटन कर रहा था, जिसके अंदर परिस्थितियों के हिसाब से काम करने की क्षमता क्या थी, विकसित थी। इसे लगता था कि अगर इसकी सेना हार रही है तो उसे पीछे हटा लेता था, ये उसे समाप्त करना नहीं चाहता था। इसकी ये धारणा नहीं थी कि मरते मरते मर जाओ या उनको मार दो, ये अपनी बुद्धि के हिसाब से काम करता था। इसको लगता था कि इस क्षेत्र से अभी पीछे हट जाना सही है, तो ये पीछे हट जाता था और सही समय पर उसे वापस
जो आक्रमण करके जीत लेता था। तो ये इस प्रकार की रणनीति जो है वो वॉशिंगटन में थी और वॉशिंगटन ने उसका बहुत अच्छे से जो है वो क्या दिया था, परिचय दिया था। अब इसके बाद जो छठवां और लास्ट कारण माना जाता है वो ये माना जाता है अन्य राष्ट्रों का समर्थन। अन्य राष्ट्रों का समर्थन, जो अमेरिका है इसको कई राष्ट्रों का समर्थन जो है वो गुप्त रूप से प्राप्त था, जिनमें फ्रांस जो कि लास्ट में ऊपर में आ जाता है, उसके बाद स्पेन और उसके बाद पोलैंड। ठीक है, इसके अलावा भी छोटे मोटे और राष्ट्र थे जो अमेरिका को अंदर ही अंदर क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, उसके युद्ध के जो कार्यक्रम थे उनकी देखरेख कर रहे थे। और पोलैंड जो है उनके जो सैनिक थे, उनके जो रंगरूट सैनिक थे, उनको ट्रेनिंग जो है वो प्रदान कर रहा था। फ्रांस ने इनके लिए जल सेना जो है वो क्या कराई थी, उपलब्ध कराई थी। ठीक है, इसने भी अपनी सेना जो है वो उपलब्ध कराई थी। तो इस प्रकार अमेरिका को अन्य राष्ट्रों का जो सहयोग है वो क्या हो रहा था, प्राप्त हो रहा था। और इन अन्य राष्ट्रों के सहयोग ने अमेरिका की क्रांति और अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा जो योगदान है वो दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार ये इंग्लैंड की हार के महत्वपूर्ण जो कारण हैं उनमें क्या किया गया, उनमें इनको शामिल किया गया है। और ये इस प्रकार इसकी कारणों की एक महत्वपूर्ण लिस्ट जो है वो तुम्हारे सामने आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद जब वो हार जाता है और हारने के बाद अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है, तो इंग्लैंड जो होता है वो आत्ममंथन करता है और आत्ममंथन ये करके सोचता है कि हमें अपनी जो शक्ति है उसके आधार पर किसी भी राष्ट्र को नहीं दबाना चाहिए। और उसने आयरलैंड जैसे राष्ट्र हैं फिर उनकी भी जो मांगे थी उनको सही से सुना था। ठीक है, तो इस प्रकार इस जो अमेरिका की क्रांति है इसका एक सार्थक और एक प्रभावी जो परिणाम है वो ब्रिटेन की राजनीति के ऊपर पड़ता है। और उसके बाद जो जॉर्ज थर्ड है ये क्या करता है, अपनी सत्ता छोड़ देता है। ठीक है, और उसके प्रधानमंत्री जो है उनको भी पद से हटा दिया जाता है। तो ये इस प्रकार अमेरिका की क्रांति का एक महत्वपूर्ण पार्ट था जो आज क्या होता है, खत्म हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर से संबंधित कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो, प्रतिक्रिया दे सकते हो, अपने जवाब दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना बनता है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।